का नाम केशव था, युवती का नाम प्रेमा। दोनों एक ही कॉलेज में और एक ही क्लास के विद्यार्थी थे। केशव नए विचारों का युवक था, जात पात के बंधनों का विरोधी। प्रेमा पुराने संस्कारों की कायल थी, पुरानी मर्यादाओं में, पुरानी प्रथाओं में पूरा विश्वास करने वाली लड़की थी। लेकिन फिर भी दोनों में प्रेम गाढ़ा हो गया और बात सारे कॉलेज में मशहूर हो गई। केशव ब्राह्मण होकर भी वैश्य कन्या से प्रेम विवाह करके अपना जीवन सार्थक करना चाहता था। उसे अपने माता पिता की परवाह न थी, कुल मर्यादा का विचार भी उसे स्वांग सा लगता था। उसके लिए सत्य कोई वस्तु थी अगर तो प्रेमा, किंतु प्रेमा के लिए माता पिता और परिवार के आदेश के विरुद्ध एक भी कदम बढ़ाना असंभव था। संध्या का समय है। विक्टोरिया पार्क के एक निर्जन स्थान पर दोनों आमने सामने हरियाली पर बैठे हैं। सैर करने वाले एक एक करके विदा हो गए, किंतु ये दोनों अभी वहीं पर बैठे हुए हैं। उनमें एक ऐसा प्रसंग छिड़ा हुआ है जो किसी तरीके से समाप्त तो नहीं हो रहा है। केशव ने झुंझलाकर कहा, इसका अर्थ है कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। प्रेमा ने शांत करने की चेष्टा करके कहा, तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो केशव, लेकिन मैं इस विषय को माता पिता के सामने कैसे छेड़ूं? ये मेरी समझ में नहीं आता। जो वे लोग पुरानी रूढ़ियों के भक्त हैं, मेरी तरफ से कोई ऐसी बात सुनकर उनके मन में जो जो शंकाएं उत्पन्न होगी, उसकी कल्पना कर सकते हो? केशव ने उग्र भाव से कहा, तो तुम अपनी पुरानी रूढ़ियों की गुलाम हो? प्रेमा ने बड़ी बड़ी आंखों से प्रेम भरे वाणी से कहा, नहीं, मैं उनकी गुलाम नहीं हूँ, किंतु माता पिता की इच्छा मेरे लिए और सब अधिक चीज़ों से मान्य है। तुम्हारा व्यक्तित्व कुछ नहीं है, तो कहती है ऐसा ही समझ लो। उसने दीनता के साथ केशव से कहा, क्या प्रेम स्त्री और पुरुष के रूप में ही रह सकता है, दोस्ती के रूप में नहीं? मैं तो प्रेम को आत्मा का बंधन समझता हूँ। केशव ने कठोर भाव से कहा, इन दार्शनिक विचारों से तुम मुझे पागल कर दोगी प्रेमा। बस इतना ही समझ लो, मैं निराश होकर जिंदा नहीं रह पाऊंगा और कल्पना के संसार में जीना मुझे असंभव लगता है। यह कहकर उसने प्रेमा का हाथ पकड़कर अपने ओर खींचने की चेष्टा की। प्रेमा ने झटके से छुड़ा लिया और बोली कि केशव, मैं आज़ाद नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मुझसे वह चीज़ ना मांगो जिस पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं है। केशव को अगर प्रेमा ने कठोर शब्द कहे होते तो उसे उतना दुख नहीं हुआ होता। वह एक क्षण मन मारे बैठा रहा, फिर निराशा भरे स्वर में बोला, तुम्हारी जैसी इच्छा। और फिर धीरे धीरे वहाँ से चला गया और प्रेमा भी वहीं बैठी आंसू बहाती रही। रात को भोजन करके प्रेमा जब अपनी माँ के साथ लेटी तो उसकी आंखों में नींद न थी। केशव ने उसे एक ऐसी बात कह दी थी जो कि पानी में पड़ने वाले पत्थर की तरह उसके दिल पर रह रह करके उभर रही थी। प्रतिक्षण उसका रूप बदलता था। उसने सोचा कि अगर केशव के साथ मेरा विवाह न हुआ तो उस समय मेरा कर्तव्य क्या होगा, केशव कुछ कर लिया तो क्या होगा। इन भांति भांति के विचारों में से एक बात जो उसके मन में निश्चित हुई कि वह यह थी कि वह केशव के सिवा किसी और से विवाह न करेगी। उसकी माता ने पूछा, क्या तुझे अब तक नींद नहीं आई? मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि थोड़ा बहुत किचन घर का काम काज कर लिया करो, तुम्हें किताबों से ही छुट्टी नहीं मिलती है। 4 दिन में तू पराए घर चली जाएगी, पता नहीं कैसा घर मिले, ऐसे ही रहेगी आदत तो कैसे निभा होगा। प्रेमा ने भोलेपन से कहा, मैं पराए घर जाऊंगी ही क्यों? माता ने मुस्कुराकर कहा, लड़कियों के लिए यही तो सबसे बड़ी विपत्ति है। माँ बाप के गोद में पलकर ज्यों ही सयानी हुई दूसरों की हो जाती हैं। अच्छा इंसान मिल जाए तो जीवन आराम से कट जाए, नहीं तो रो रो कर दिन काटने पड़ते हैं। सब कुछ भाग्य के अधीन है। अपनी बिरादरी में तो मुझे कोई घर भाता नहीं, कहीं लड़कियों का आदर नहीं, लेकिन करना तो पड़ेगा बिरादरी में ही। यह जात पात का बंधन कब टूटेगा? प्रेमा डरते डरते बोली, कहीं कहीं तो बिरादरी के बाहर भी विवाह होने लगे हैं। उसने कहने को तो कह दिया, लेकिन उसका हृदय कांप रहा था कि माता जी कुछ भाप ना जाए। माता ने विस्मय के साथ पूछा, कहाँ हुआ है? होगा भी तो 2-4 जगह होने से क्या क्या फर्क पड़ता है? प्रेमा ने इसका जवाब ना दिया। उसे डर 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 लगा कि कहीं माता उसकी
बातों को कहीं भाप ना जाए, और वह सो गई। प्रातःकाल प्रेमा सोकर उठी तो उसके मन में विचित्र साहस का उदय हो गया था, क्योंकि जीवन में सभी महत्वपूर्ण फैसले हम अचानक ही कर लिया करते हैं। मानो कोई दैवी शक्ति हमें उसकी ओर खींच कर ले जाती है, उस फैसले की ओर। वही हालत प्रेमा की थी। कल तक वह माता पिता के निर्णय को माने समझती थी, और पर संकट देखते समय जैसे हिम्मत आ जाती है, वैसे ही उसके अंदर हिम्मत आ गई थी। अब वह अभी नाश्ता करके कुछ पढ़ने जा रही थी कि उसके पिता ने प्यार से पुकारा, कल मैं तुम्हारे प्रिंसिपल के पास गया था, वे तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे। प्रेमा ने सरल भाव से कहा, आप तो यूं ही कहा करते हैं। नहीं, सच। यह कहते हुए उसने अपनी मेज की एक दराज खोली और एक तस्वीर निकालकर दिखाते हुए बोले, ये लड़का आईसीएस के इम्तिहान में प्रथम आया है। इसका नाम तुमने सुना होगा। बूढ़े पिता ने ऐसी भूमिका बांधी कि प्रेमा उसका आशय ना समझ सके, लेकिन प्रेमा भाप गई। उसका मन तीर की भांति लक्ष्य पर जा पहुंचा। उसने बिना तस्वीर को देखे ही कहा, नहीं, मैंने तो इनका नाम नहीं सुना है। पिता ने बनावटी आश्चर्य से कहा, क्या तुमने नाम नहीं सुना? आज के दैनिक अखबार में उनका चित्र और उनका जीवन वृत्तांत छपा हुआ है। प्रेमा ने रुखाई से जवाब दिया, होगा, मगर इस परीक्षा का कोई महत्व नहीं समझती। जो लोग परीक्षा में बैठते हैं वे बहुत स्वार्थी होते हैं। आखिर उनका उद्देश्य इसके सिवा क्या होता है? अपने अपने गरीब निर्धन दलित भाइयों पर शासन करें, खूब धन बटोरें, या तो जीवन का कोई ऊंचा उद्देश्य तो है नहीं। पिताजी ने उपहास के ढंग से कहा, यह तो मैंने आज कोई नई बात सुन ली। म- मुझे तो लगता है कि छोटी छोटी नौकरियों के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं। मैं भी जरा उस लड़के की सूरत देखना चाहता हूँ जिसमें इतना त्याग हो, जैसा तुम कह रही हो। मैं तो उसका पूजा करूँगा। शायद किसी दूसरे अवसर पर यह शब्द सुनकर प्रेमा लज्जा के मारे सिर झुका लेती, लेकिन इस समय उसकी दशा उस सिपाही की थी जिसके पीछे गहरी खाई हो, आगे बढ़ने के सिवा लिए कोई मार्ग ना हो। अपने आवेश को संयम में दबाते हुए, आंखों में विद्रोह भरे, वह अपने कमरे में आई और केशव के कई चित्रों में से वह चित्र चुन के लाई जो उसकी निगाह में सबसे खराब था। पिता के सामने लाकर रख दिया। बूढ़े पिताजी ने चित्र को उपेक्षा के भाव से देखना चाहा, लेकिन पहली ही दृष्टि में उसने उन्हें आकर्षित कर लिया। ऊंचा कद था, दुर्बल होने पर भी उसका गठन स्वास्थ्य और संयम का परिचय दे रहा था। मुख पर प्रतिभा का तेज न था, पर विचारशीलता का ऐसा प्रतिबिंब था जो उसके मन में विश्वास पैदा करता था। उन्होंने पूछा, यह चित्र किसका है? रीमा ने संकोच से सिर झुकाकर कहा, यह मेरे ही क्लास में पढ़ते हैं। अपनी बिरादरी का है? रीमा की मुखमुद्रा धूमिल हो गई। इस प्रश्न के उत्तर पर उसकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। उसके उसे उसे मन में पछतावा हुआ कि व्यर्थ में मैंने इस चित्र को यहाँ पे लेके आया। एक क्षण के लिए जो कठोरता उसके अंदर साहस आया था, वह इस प्रश्न के आगे जो है साहस खत्म हो गया। दबी हुई आवाज़ में बोली, नहीं, वह ब्राह्मण है। यह कहने के साथ ही वह क्षुब्ध होकर कमरे से बाहर निकल गई, मानो यहाँ की वायु में उसका गला घुटा जा रहा हो। दीवार के आड़ में वह खड़ी होकर रोने लगी। लाला जी को तो ऐसा क्रोध आया कि प्रेमा को बुलाकर साफ साफ कह दे कि यह असंभव है। वे उसी गुस्से में दरवाजे तक आए, लेकिन प्रेमा को रोते देखकर नम्र हो गए। इस युवक के प्रति प्रेमा के मन में क्या भाव थे, उनसे छिपाना रहा। वे स्त्री शिक्षा के पूरे समर्थक थे, लेकिन इसके साथ कुल मर्यादा की रक्षा भी करना चाहते थे। अपनी ही जाति के सुयोग्य वर्ग के लिए सर्वस्व अर्पण कर सकते थे, लेकिन उस क्षेत्र के बाहर अच्छे से अच्छे और योग्य से योग्य वर्ग की कल्पना उनके लिए असह्य थी। इसके इससे बड़ा अपमान वे सोच ही ना सकते थे। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, आज से काले जना बंद कर दो। अगर शिक्षा कुल मर्यादा को दुगुना ही सिखाती है तो वह कुल शिक्षा नहीं, कुशिक्षा है। प्रेमा ने बहुत ही दबे कंठ से कहा, परीक्षा तो नज़दीक आ गई है। लाला जी ने दृढ़ता से कहा, आने दो। फिर वह अपने कमरे में जाकर के विचारों में डूब गए। 6 महीने गुजर गए। लाला जी ने घर में आकर पत्नी को एकांत में बुलाया और बोले, जहाँ तक मुझे मालूम है, केशव बहुत ही सुशील प्रतिभाशाली युवक है। मैं तो समझता हूँ कि प्रेमा इस शोक में घुल घुल कर प्राण दे देगी। तुमने भी समझाया, मैंने भी समझाया, दूसरों ने भी समझाया, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता है। ऐसी दशा में हमारे लिए क्या उपाय है? पत्नी ने चिंता
भाव से कहा, कर तो दोगे, लेकिन रहोगे कहाँ? न जाने कहाँ से यह कुलच्छनी मेरे कोख में आ गई। लाला जी ने भवें सिकोड़ कर तिरस्कार के साथ कहा, यह तो 1000 दफ़ा सुन चुका, लेकिन कुल मर्यादा के नाम पर कहाँ तक रोएं? चिड़िया का पर खोल कर यह आशा करना कि तुम्हारे आंगन में ही फुदकती रहेगी भ्रम है। मैंने एक विचार किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि हमें इसको स्वीकार कर लेना ही चाहिए। कुल मर्यादा के नाम पर मैं प्रेमा की हत्या नहीं कर सकता हूँ। दुनिया हंसे तो हंसे, जमाना हंसे तो हंसे, जो है, अगर विवाह का उद्देश्य स्त्री और पुरुष का सुखमय जीवन है तो हम प्रेमा की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। वृद्धा ने मतलब उसकी पत्नी ने क्षुब्ध होकर कहा कि जब तुम्हारी यही इच्छा है तो मुझसे क्या पूछते हो? लेकिन मैं कह देती हूँ कि विवाह में मैं नज़दीक न जाऊंगी, ना कभी छोकरी का मुंह देखूंगी। तो फिर आखिर तुम क्या करने को कहती हो? और कहीं अगर प्रेमा कुछ कर बैठे तो, कुछ उसको हो जाए तो? लाला जी ने स्त्री की ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखकर कहा कि अगर वह कल खुद जाकर केशव से विवाह कर ले तो तुम क्या कर लोगी? फिर तुम्हारी कितनी इज्जत रह जाएगी? चाहे वह संकोचवश हो या हम लोगों के लिहाज से यूं ही बैठी रहे, पर यदि जिद आ जाए तो हम तुम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस समस्या का ऐसा भीषण अंत भी हो सकता है? यह उसकी पत्नी के मन में नहीं आया। यह प्रश्न बम की तरह उसके मस्तक पे गिरा। अंत में उसने कहा कि जिस दिन ऐसा होगा उस दिन तुम मुझे जीती न देखोगे। मैं यह नहीं कह सकता ऐसा ही होगा, लेकिन यह संभव हो सकता है। जब ऐसा होना ही है तो इससे अच्छा हम पहले से इसका प्रबंध करें। जब नाक ही कट रही है तो पहले से इसको सही से हम इसका प्रबंध क्यों ना करें? कल केशव को बुलाकर देखो क्या कहता है। केशव के पिता सरकारी नौकर थे, रिटायर होकर के पेंशन पाते हैं। मिजाज के चिड़चिड़े और कंजूस, धर्म के आडंबरों में ही उनको शांति मिलती थी। कल्पना शक्ति का अभाव था, किसी का सम्मान नहीं करते थे। वे अब भी उस संसार में रहते थे जिसमें उन्होंने अपने बचपन और जवानी के दिन काटे थे। नए युग की लहर को वह सर्वनाश कहते थे। कम से कम अपने घर को दोनों हाथों को और दोनों पैरों का जोर लगाकर के उसे बचाए रखना चाहते थे। इसलिए जब एक दिन प्रेमा के पिता उनके पास पहुँचे और केशव से प्रेमा के विवाह का प्रस्ताव रखा तो बूढ़े पंडित जी अपने आप में न रह सके। उसने आंखें फाड़ के रोए बोले कि आप भांग तो नहीं खा के आए हैं? इस तरह का संबंध, चाहे जो कुछ हो, विवाह विवाह नहीं हो सकता है। मालूम होता है कि आपको भी नए जमाने की हवा लग गई। बूढ़े बाबूजी ने नम्रता से कहा, मैं खुद ऐसा संबंध नहीं करना चाहता। इस विषय पर आपकी तरह मेरे भी विचार हैं, लेकिन आजकल के लड़के और लड़कियां कितने अपने मन के हो गए हैं, आप तो जानते ही हैं। हम लोग बूढ़े लोग अपने सिद्धांतों की रक्षा करना बहुत कठिन हो गया है। मुझे भय है कि ये दोनों निराश होकर अपनी जान ना दे दें। बूढ़े पंडित जी जमीन पर पाँव पाँव पटकते हुए गरज उठे। आप क्या कहते हैं साहब? आपको शर्म नहीं आती? हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों में भी सबसे उच्च ब्राह्मण। इतना हम पतित नहीं हो गए हैं कि बनिए बक्कालों की लड़कियों से विवाह करते फिरें। जिस दिन कुलीन ब्राह्मणों में लड़कियां ना रहेंगी उस दिन यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। मैं कहता हूँ कि आपको मुझसे यह कहने का साहस कैसे हुआ? बूढ़े बाबूजी लाला जी जितना जितना दबते थे उतना पंडित जी बिगड़ते थे। अब लाला जी अपना अपमान ज़्यादा ना सह सके और अपनी तकदीर को कोसते हुए चले गए। उसी वक्त केशव कॉलेज से आया। पंडित जी ने तुरंत उसे बुलाकर कठोर कंठ से कहा, मैंने सुना है कि तुम किसी बनिए के लड़के से विवाह करने का निश्चय कर लिया है। यह खबर कहाँ तक सही है? केशव ने अनजान बनकर पूछा, किसने कहा आपसे? किसी ने कहा। किसी ने कहा होगा। मैं पूछता हूँ कि यह बात ठीक है कि नहीं? अगर ठीक है तो तुमने अपनी मर्यादा को डुबाना निश्चय कर लिया है तो तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहाँ से, और तुम्हें मेरी कमाई का एक थैला ना मिलेगा। केशव अपने पिता के स्वभाव से परिचित था। प्रेमा से उसे प्रेम था, लेकिन वह गुप्त रूप से प्रेमा से विवाह करना चाहता था। बाप हमेशा तो बैठे ना रहेंगे। माता के प्रेम पर उसे विश्वास था। प्रेम के तरंग में वो सारे कष्टों को झेलने के लिए तैयार तैयार था। लेकिन जैसे कोई कायर सिपाही बंदूक के सामने जाकर हिम्मत खो बैठता है, कदम पीछे हटा लेता, वही दशा केशव की हुई। वह साधारण युवकों की तरह जो है वह साधारण युवकों की तरह दबी जबान से कहा कि जिसने आपसे कहा वह झूठ कहा है। पंडित जी ने तीव्र नेत्रों से देखकर कहा, तो यह खबर बिल्कुल गलत है? तो केशव कहता कि हाँ, बिल्कुल गलत है।
तो तुम आज ही इसी वक्त उस बनिए के को खत लिख दो और याद रखो कि अगर इस तरह की चर्चा फिर कभी उठी तो मैं तुमसे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होऊंगा। बस जाओ। केशव कुछ न कह सका, वहाँ से चला गया। उसे लग रहा था कि उसके पैरों में कोई दम ही नहीं है। दूसरे दिन प्रेमा के नाम केशव ने यह पत्र लिखा। प्रिय केशव। दूसरे दिन प्रेमा ने केशव के नाम यह पत्र लिखा। प्रिय केशव, तुम्हारे पूज्य पिताजी ने हमारे पिताजी के साथ जो अशिष्ट और अपमानजनक व्यवहार किया है, उसका हाल सुनकर मेरे मन में बहुत शंका उत्पन्न हो रही है। शायद उन्होंने तुम्हें भी डांट फटकार लगाई होगी। ऐसी दशा में मैं तुम्हारा निश्चय सुनने के लिए विकल हो रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर तरह का कष्ट झेलने को तैयार हूँ। मुझे तुम्हारे पिताजी की संपत्ति का मोह नहीं है। मैं केवल तुम्हारा प्रेम चाहती हूँ, उसी में खुश हूँ। आज शाम को यहीं आकर भोजन करो। दादा और माँ तो दोनों दोनों लोग तुमसे मिलने के इच्छुक हैं। मैं वह स्वप्न देखने देखने में मग्न हूँ, जब हम दोनों विवाह में बंध जाएंगे, जो टूटना नहीं जानता, जो बड़ी से बड़ी आपत्ति में भी अटूट रहता है। तुम्हारी प्रेमा। संध्या हो गई और इस पत्र का कोई जवाब न आया। उसको माता बार बार पूछती थी, केशव नहीं आए? बूढ़े लाला भी द्वार की ओर आंख आंख लगा के देख रहे थे। यहाँ तक कि रात के 9 बज गए, पर न तो केशव ही आए, न ही उनका पत्र आया। प्रेमा के मन में भांति भांति के संकल्प विकल्प उठ रहे थे। कदाचित उन्हें पत्र लिखने का अवकाश ना मिला होगा, या आज आने की फुर्सत ना मिली होगी। कल अवश्य आ जाएंगे। केशव ने पहले उसके पास जो प्रेम पत्र लिखे थे, उन सबको उसने फिर पढ़ा। उनके एक एक शब्द से कितना अनुराग टपक टपक रहा था। उनमें कितना कंपन था, कितनी विकलता थी, कितनी तीव्र आकांक्षा थी। फिर उसे केशव के वे वाक्य याद आए जो उसने सैकड़ों बार कहे थे। कितनी बार वह उनके सामने रोया था। इतने प्रमाणों के होते हुए निराशा के लिए स्थान कहाँ था। मगर फिर भी सारी रात उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहा। प्रातःकाल केशव का जवाब आया। प्रेमा ने कांपते हुए हाथों से पत्र लेकर पढ़ा। पत्र हाथ से गिर गया। ऐसा जान पड़ा कि मानो उसके देह का रक्त स्थिर हो गया। लिखा था, मैं बड़ा संकट में हूँ, तुम्हें क्या जवाब दूँ। मैंने इधर इस समस्या पर खूब ठंडे दिल से विचार किया है और इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि वर्तमान दशाओं में मेरे लिए पिताजी की आज्ञा का उपेक्षा करना असंभव है। मुझे कायर ना समझना, मैं स्वार्थी भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे सामने जो बाधाएं हैं, उन पर विजय पाने की शक्ति मुझ में नहीं है। पुरानी बातों बातों को भूल जाओ। उस समय मैंने इन बाधाओं की कल्पना भी ना की थी। प्रेमा ने एक लंबी, गहरी, जलती हुई सांस खींची और खत को फाड़ कर फेंक दिया। उसकी आंखों से आंसू आंसू बहने लगे। जिस केशव को उसने अपने अंतःकरण से वर मान लिया था, वह इतना निष्ठुर हो जाएगा, इसकी उसको रत्ती भर भी आशा न थी। ऐसा मालूम पड़ा कि मानो अब तक वह कोई सुनहरा स्वप्न देख रही थी, पर आँख खुलने पर सब कुछ गायब हो गया। जीवन में आशा ही लुप्त हो गई। तो अब उसे लगता है कि वह डूब जाएगी। माता ने पूछा, क्या क्या केशव का पत्र है? प्रेमा ने भूमि की ओर ताकते हुए कहा, हाँ। उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, इसके सिवा वह और कहे क्या? केशव की निष्ठुरता और बेवफाई का समाचार कहकर लज्जित होने का साहस उसमें नहीं था। दिन भर वह घर के काम का धंधों में लगी रही, मानो उसे कोई चिंता ही नहीं है। रात को उसने सबको भोजन कराया, खुद भी भोजन किया और बड़ी देर तक हारमोनियम पर गाती रही। मगर सवेरा हुआ तो कमरे में वो उसके प्राण निकल चुके थे। प्रभात की सुनहरी किरण उसके जीवन को नई आभा प्रदान कर रही थी। बस इतनी सी ही कहानी थी। यह कहानी आपको कैसी लगी? आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।